जी बच्चों, स्टार्ट करें फिर। जी सर। अच्छा, ये स्क्रीन शेयर हो रही सबके साथ? सबको नज़र आ रहा है ये वर्ड की डॉक्यूमेंट, वर्ड हाँ की जी सर। फाइल? जी सर। अच्छा जी। यस सर। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है दैट इज़ रिलेटेड टू दी काउंटिंग ऑफ प्लेटलेट्स, जिसमें हम प्लेटलेट काउंटिंग करते हैं। और आई होप ये इस CBC का जो है वो आखिरी प्रैक्टिकल है। इसके अलावा इसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे रीनल फिजियोलॉजी, और रीनल फिजियोलॉजी में हम कुछ यूरिन से रिलेटेड फिर प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करना शुरू करेंगे। और जब हम ये कार्डियोवास्कुलर का रिमेनिंग पोर्शन पढ़ लेंगे तो फिर ECG परफॉर्म करेंगे। उसके लिए मैं कोशिश करूँगा कि मैं यूनिवर्सिटी जाऊँ और आप लोगों के साथ जो है वो एक लाइव सेशन लैब में लूँ, जिसमें मेरी कोशिश ये होगी कि मैं ECG वहाँ पे हम परफॉर्म करवाएं और आप उसको देख सकें किस तरह से परफॉर्म की जाती है, हम किस तरह से परफॉर्म करते हैं। तो वो ज़रा ज़्यादा फिर इंटरेक्टिव हो जाएगा। तो होपफुली नेक्स्ट वीक या उससे अगले हफ्ते इंशाल्लाह फिर ECG वाला प्रैक्टिकल हम परफॉर्म करेंगे, जिसमें हम ECG की बेसिक्स सीखेंगे कि ECG की बेसिक्स क्या हैं, और नॉर्मल ECG जो है वो किस तरह परफॉर्म की जाती है। फिर ECG को पढ़ते कैसे हैं, मतलब वो जो ग्राफ आता है उसको कैसे पढ़ते हैं, नॉर्मली कैसे इंटरप्रेट करते हैं, और फिर कुछ जो कॉमन कंडीशंस होंगी 2-3, उनको कैसे इंटरप्रेट करते हैं ECG से, वो हम पढ़ेंगे। तो वो होपफुली आप लोगों के लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा। तो चलिए, आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है दैट इज़ प्लेटलेट काउंटिंग। और प्लेटलेट काउंटिंग के अंदर हमने, चूँकि आपको पता है कि प्लेटलेट्स जो हैं वो ब्लड सेल्स का एक टाइप ऑफ सेल है। मतलब प्लेटलेट्स जो हैं, जिस तरह WBCs हैं, RBCs हैं, इस तरह से प्लेटलेट्स भी हैं। और प्लेटलेट्स जो हैं नॉर्मली साइज में RBC से छोटे होते हैं। ठीक है, नॉर्मली अगर ब्लड सेल्स में देखा जाए, तीनों टाइप ऑफ ब्लड सेल्स में WBCs, RBCs और प्लेटलेट्स, तो उसमें WBCs जो हैं वो सबसे बिगर इन साइज होते हैं। उसके बाद RBCs होते हैं, और आफ्टर दैट जो है वो आपके पास प्लेटलेट्स आते हैं साइज वाइज। और सिमिलरली अगर काउंट वाइज देखा जाए तो ये RBC से कम होते हैं काउंट में। और ह्यूमंस के अंदर नॉर्मली जो इसकी रेंज होती है वो होती है 1.4 से 4.5 लाख पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। ये उनकी इसकी नॉर्मल काउंट है ह्यूमंस के अंदर। ठीक है, तो प्लेटलेट काउंटिंग जो है वो हम क्यों करते हैं? वो सारी कंडीशंस, वो डिजीज़ कंडीशंस जिसके अंदर कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता हो, जिसके अंदर कोई ब्लीडिंग जो नॉर्मल क्लॉटिंग पाथवेज हैं वो डिस्टर्ब होते हों, तो उन डिजीज़ कंडीशंस के अंदर हम प्लेटलेट काउंटिंग करवाते हैं, ताकि हम ये देख सकें कि प्लेटलेट्स सफिशेंटली अवेलेबल हैं फॉर देयर फंक्शन और नॉट। और सिमिलरली कुछ वायरल कंडीशन, जिस तरह से ये डेंगू फीवर है, उसके अंदर भी जो है नॉर्मली प्लेटलेट काउंटिंग की जाती है। सो प्लेटलेट्स काउंटिंग जो है वो ज़्यादातर डायरेक्ट मेथड से की जा सकती है या इनडायरेक्ट मेथड से भी की जा सकती है, लेकिन इसमें जो कॉमनली यूज मेथड है, जो गोल्ड स्टैंडर्ड है, वो बेसिकली ये डायरेक्ट मेथड है, जिसको हम रीसीकर्स डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं। इसको रीसीकर इस वजह से कहते हैं कि इसमें जो डाइल्यूवेंट यूज़ किया जाता है, इसको हम रीसीकर डाइल्यूवेंट कहते हैं। इस वजह से इस मेथड को, डायरेक्ट मेथड को हम रीसीकर मेथड भी कहते हैं, या इसको हम डायरेक्ट मेथड को हम कहते हैं थ्रू हीमोसाइटोमेट्री भी इसको कहते हैं। मतलब कि ये वो मेथड है जो कि थ्रू हीमोसाइटोमीटर हम करते हैं परफॉर्म। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं इसके वर्किंग प्रिंसिपल पे। ये बहुत ही आसान है, इसमें कोई ऐसी साइंस नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी जो काउंटिंग है वो एक दफ़ा हम कर चुके हैं, RBC काउंटिंग और WBC काउंटिंग। सो प्लेटलेट काउंटिंग जस्ट लाइक RBC काउंटिंग है, मतलब कि वही स्क्वायर्स हमने यूज़ करने हैं। हीमोसाइटोमीटर में जो सेंट्रल प्राइमरी RBC स्क्वायर था, उसके जो 4 कॉर्नर वाले और एक सेंट्रल जो सेकेंडरी स्क्वायर है, उसमें हम काउंटिंग करते हैं जस्ट लाइक RBC काउंटिंग। और फिर वो काउंटिंग करने के बाद वही RBC
RBC काउंटिंग के लिए जो फार्मूला यूज़ किया जाता था वही फार्मूला यूज़ किया जाता करेंगे और उसको हम फिर कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स में अगर देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि रीसीकर सोल्यूशन बेसिकली डाइल्यूएंट है और इसके अंदर अमोनियम ऑक्सिलेट होता है। मैं भी आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करूँगा जिसके अंदर आपको बताया जाएगा कि रीसीकर के अंदर होता क्या है। सो इसमें एक्चुअली अमोनियम ऑक्सिलेट होता है और इसका फंक्शन क्या होता है, वो बेसिकली आरबीसीज की लाइसिस करवा देता है। जब आरबीसीज की लाइसिस हो जाएगी और आरबीसीज निकल जाएंगे तो फिर जो प्लेटलेट्स हैं वो हम फिर इजीली काउंट कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास फिर माइक्रोस्कोप हमें चाहिए, इसके अलावा हमें फ्रेशली ऑब्टेन्ड ब्लड चाहिए। सिंपल वही मेथड है, आप इसको थोड़ा सा एक दफ़ा देख लें कि हमने उसी तरह से आपने आरबीसी थर्मो डाइल्यूटिंग पाइपेट लेनी है, उसमें आपने 0.5 मार्क तक जो है वो आपने ब्लड ले लेना है, ठीक है। और उसके बाद आप इसको डाइल्यूएंट जो रीसीकर फ्लूइड है उससे आप फिल कर लेंगे अप टू मार्क 101, ठीक है। और तो आपके पास और उसके बाद आप उसको मिक्स करोगे फॉर 45 सेकेंड्स, ठीक है। उसको आप मिक्स करेंगे और आफ्टर दैट आप उसके एक दो ड्रॉप जो है वो स्टार्ट वाले डिस्कार्ड कर दोगे और उसके बाद आप चैम्बर को चार्ज करोगे जिस तरह से आप बाकी आरबीसी और डब्ल्यूबीसी काउंटिंग में करते थे, उसको आप उस तरह से चार्ज करोगे और फिर आप 5 to 10 मिनट्स आपके एटलीस्ट वेट करोगे ताकि वो जो बिलो दी स्लाइड कवर स्ट्रिप जो आपका फ्लूइड है वो सेटल डाउन हो जाए। उसके बाद आपने काउंटिंग शुरू कर देनी है। काउंटिंग जो है वो प्लेटलेट्स की भी उसी तरह से करते हैं। हम सबसे पहले 10x पे उसको फोकस करते हैं, फिर 40x पे लेके जाते हैं और 40x पे काउंटिंग शुरू करते हैं। उन्हीं 5 सेकेंडरी स्क्वायर्स में, सेकेंडरी आरबीसी स्क्वायर्स के अंदर हम काउंटिंग करते हैं और काउंटिंग करने के बाद आप उसको उसी तरह से उस फार्मूले में पुट कर लोगे। नॉर्मली आपको ये फार्मूला है, ये देखें, platelets per microliter is equal to average count या average platelets count और फिर बाद average platelet count into 200 आपके पास वही डाइल्यूशन फैक्टर है 25। बेसिकली आपने चूंकि एवरेज निकाला होगा वो एक सेकेंडरी आरबीसी का होगा तो 25 सेकेंडरी आरबीसी के अंदर कितने होंगे तो 25 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद 10 जो है वो आपके पास करेक्शन फैक्टर है, ठीक है, या हाइट या डेप्थ ऑफ चैम्बर उसको कहते हैं। तो उससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपके पास वैल्यू आएगी दैट विल बी द काउंट ऑफ या द प्लेटलेट काउंट, ठीक है। तो वो आपके पास आ जाएगा। अब हम यहाँ पे आते हैं एक वीडियो पे और किस तरह से इसको परफॉर्म किया जाता है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। जी आप लोग के साथ बैठे, ये स्क्रीन शेयर हो रही है यूट्यूब की? यस सर। इस पर एक दफ़ा सुने। यस सर। इसमें कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं आपने उनको फोकस करना है, उसने कुछ और भी बताई हैं तो वो आप लोग उसको बेशक ना ही सीरियस नहीं, मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा कौन सी चीज़ें हैं। Platelet count by improved Neubauer chamber. Platelets are the smallest of all blood cells. It is important to monitor platelet count in order to diagnose or screen various medical conditions that may affect the process of blood clotting leading to bleeding. A low count may be because of inadequate production or peripheral destruction of platelets. One of the commonest causes of low platelet counts is viral infections like dengue fever. Monitoring platelets on a continuous basis over the span of the fever and beyond is very vital. Hence, it is important to thoroughly understand the counting process.
Cell counters nowadays give a fairly accurate count. However, platelet counting on cell counters is often flagged due to several reasons which are discussed in the respective section. Thus, it is important that mechanisms like manual counting and assessment of platelets on peripheral smears are understood well and the skills for such obtained. A low platelet count is called thrombocytopenia and a high count thrombocytosis. A count greater than 10 lakhs points towards a neoplastic process in most cases. In adults, the normal platelet count ranges from 1.4 to 4.5 lakhs platelets per microliter of blood. Pediatric ranges are different as shown in the table. You can understand from the table that a platelet count of 1.4 lakhs, which is normal for adults, is low for children except in neonatals. This should be kept in mind while reporting platelets in children. That is why it is very important to have age-specific biological reference ranges defined on the report formats. 1 year, it's 2 to 5.50, 2 to 6 years, 2 to 4.90, 6 to 12 years, 1.70 to 4.50. Birth, 1 to 4.50. Day 3, 2.10 to 5. Day 7, 1.60 to 5. Day 14, 1.70 to 5. 1 month, 2 to 5. 2 months, 2.10 to 6.50. 3 to 6 months, 2 to 5.50. Sample. Whole blood EDTA sample or capillary blood can be used. Blood sample is collected either by finger prick or in a tube with anticoagulant EDTA. It is to be noted that the manual platelet counting is a test very difficult to standardize. The repeatability is very low. If capillary blood is used, this becomes even harder as every drop may be different in its composition from another. For venous blood, ensure the best venipuncture techniques as pre-analytical variables are also very high with bad collection techniques. Equipment and reagents. First, hemocytometer, improved Newbar's counting chamber. 2. Compound microscope. Ideally, platelet counts should be done using phase contrast microscopy. However, we are discussing ordinary bright field microscopy here. 3. Cover slips. Cover slips for counting chambers are specially made and are thicker than those for conventional microscopy. They are so designed that the distance between the bottom of the chamber and the cover is 0.1 millimeters. 4. Pricking apparatus comprising of lancet or pricking needle or syringe needle or evacuated tubes. 5. Spirit swab. 6. Diluting fluids. As the platelet count is in lakhs, it is important to dilute it adequately to enable counting. The platelets are tiny and should be made visible by staining. The fluid also prevents platelet clumping. Thus, it is important to understand the diluent and the dilution for platelet counts. Diluent. There are two kinds of platelet fluids available. Fluids that lyse RBCs so that only platelets are seen on the field. Example, ammonium oxalate. Those that are isotonic to RBCs and will not lyse them. Example, formal citrate. In this case, the platelets are to be counted in between RBCs. If you are using fluids that lyse RBCs, wait for at least 10 minutes so that the RBCs can be lysed before counts are done. Most standard textbooks recommend ammonium oxalate as the preferred diluent as it lyses RBCs. However, the easily available commercial preparations in India are isotonic. Therefore, it is important to understand the counting processes in both. WBCs are less in count, so they do not interfere in counting the platelets. Let's now see the difference between the formal citrate and 1% ammonium oxalate. Formal citrate. Composition: trisodium citrate 3%, NaCl 1%, formaldehyde 1%, detergent 1%. Action: platelets are fixed and RBC lysed at a dilution of 1:100. Microscopic appearance. Now 1% ammonium oxalate. Composition: ammonium oxalate 11.45 grams,
Phosphate buffer 1 gram. Lysis RBC at any dilution while WBC and platelet are intact. Microscopic appearance. Dilution. The standard dilution for platelet counts is 1:100. However, if the count is low, the 1:100 dilution can be difficult and can be mutant fluid and mix with 950 microliter. 8 for 10 to prepare the sample dilution as discussed above. 2. Prepare the counting chamber. Meticulously clean the hemocytometer with lint-free paper. This is important because dust particles and other debris can be mistaken for platelets, especially on a light microscope. Allow to dry completely before charging with diluted specimen. 3. Clean the mirror-like polished surface carefully with lens paper. The cover slip is also cleaned. The cover slip is placed over the counting surface prior to putting on the cell suspension. Charge the counting chamber by allowing a small drop of fluid to form at the tip of the pipette and gently bringing it into contact with the edge of the cover slip that is already placed on the chamber. 4. After charging the chamber, keep it in a moist Petri dish for 20 to 30 minutes to allow platelets to settle down. Counting should be started before the fluid in the chamber starts drying up. Moistened filter paper or cotton retains evaporation of diluted specimen while standing. Note, if the mixture overflows into the moat or air bubbles occur, clean and dry the chambers, remix the contents of the pipette, and refill both the chambers. 5. Mount the hemocytometer on the microscope and focus it first at 10x and then at 40x. The platelets are seen more easily if the condenser is lowered and the light decreased by adjusting the iris diaphragm. The platelets will appear as shiny retractile objects that darken when the fine adjustment knob is rotated. 6. If clumps or uneven distribution of platelets are observed in the counting chamber, the sample should be remixed and the chamber cleaned and refilled. If clumps are still present, a new sample must be obtained. Counting and calculations. Counting and calculations are based on the dilution used. A. Counting method for 1:20 dilution. When the अच्छा जी, बेटे यहाँ तक सबको समझ आ गई है? कोई क्वेश्चन हो किसी का? इसमें मैंने जो डाइल्यूशन वाला पोर्शन था उसको थोड़ा सा स्किप कर दिया क्योंकि हम उस डाइल्यूशन को नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल थर्मल डाइल्यूटिंग पाइपेट को यूज़ कर रहे हैं, तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं होती कि हम अलग से डाइल्यूशन करें। इसमें इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने 1:20 और 1:100 की डाइल्यूशंस बताई है कि उसको अगर हम खुद से करना चाहें तो हम कितना ब्लड लेंगे और कितना ml जो है वो हम डाइल्यूएंट लेंगे। सो हमें उसकी ज़रूरत नहीं होती बिकॉज हम थर्मल डाइल्यूटिंग पाइपेट से कर लेते हैं उसको। ठीक है, बाकी कैलकुलेशंस जो हैं वो सिंपल वही हैं कि जिस तरह से हम आरबीसी काउंटिंग के लिए करते हैं कि जस्ट आपने इनमें से इस सेंट्रल प्राइमरी आरबीसी स्क्वायर के अंदर आपने 5 जो है वो सेकेंडरी आरबीसी स्क्वायर सेलेक्ट करने हैं और उनमें आपने काउंटिंग करनी है, फिर उनका एवरेज लेना है और उसको आपने उसी तरह से 200 और 25 और 10 से मल्टीप्लाई कर लेना है और आपके पास प्लेटलेट काउंट जो है वो आ जाएगा इन लैक्स पर माइक्रोलीटर। ठीक है जी, किसी का कोई क्वेश्चन हो बेटे, किसी बात की समझ ना आई हो तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। सर हम WBC चैम्बर में कितनी काउंट करते हैं? प्लेटलेट्स काउंटिंग बेटे जो है वो WBC चैम्बर असल में प्लेटलेट के जो काउंट है ना वो WBC से ज़्यादा है। WBC जो है वो थाउजेंड्स में होते हैं, सो उनको हम इजीली इन चैम्बर्स के अंदर काउंट कर लेते हैं, लेकिन जो आपके प्लेटलेट्स हैं वो होते हैं लैक्स के अंदर। सो इसके लिए हमें फाइन एक्चुअली देखो WBC स्क्वायर से RBC स्क्वायर पे आने की जो वजह है वो उसकी डिवीजन्स हैं कि WBC जो चैम्बर्स हैं या WBC स्क्वायर्स जो हैं वो लेस डिवाइडेड हैं, मतलब उसमें सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी स्क्वायर्स हैं, जबकि आपके RBC जो प्राइमरी स्क्वायर है उसकी डिवीजन ज़्यादा है, मतलब उसके अंदर सेकेंडरी स्क्वायर्स भी हैं और उसके अंदर टर्शियरी स्क्वायर्स भी हैं। सो जोन से सेल्स जितने ज़्यादा इन नंबर होंगे
तो उतने ही ज़्यादा अगर हम उनको डिवाइडेड पार्ट के अंदर देखेंगे तो उसमें हमें वो ज़रा दूर दूर नज़र आएंगे और हम काउंटिंग कर सकेंगे। सो मेन जो रीज़न है वो यही है कि WBC चूँकि उनकी वो थाउजेंड्स के अंदर होते हैं, सो वो हम लेस डिवीजन्स वाले स्क्वायर्स के अंदर भी काउंट कर सकते हैं। मतलब उनमें वो ऐसे एग्रीगेट नहीं होते, क्लम्प नहीं होते, हमें इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जबकि प्लेटलेट्स जो हैं वो चूँकि उनकी काउंट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू WBCs, इस वजह से पर माइक्रोलीटर, तो इस वजह से हम उनको RBCs के अंदर करते हैं, WBCs में नहीं करते। ठीक, जी बेटे, और किसी का कोई क्वेश्चन हो? क्लियर सबको? चलें, थैंक यू बेटे, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगली दफ़ा इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। मुझे नहीं पढ़ना था।